जो जल की राशि के स्वामी हैं, शीतल हैं, लगातार चलायमान हैं और जिन्हें हर पल संघर्ष करना है, क्योंकि मछली जब जल में है उसे अपनी जान हर पल बचानी है बड़ी मछली से। और सिर्फ इतना ही नहीं है, दिन रात मूवमेंट, थकान नहीं, चलते जाना है। रिजल्ट्स मिले तो भी, नहीं मिले तो भी, जीवन आगे बढ़ते रहना चाहिए। और गलत इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति के समान ही व्यवहार करना है, महान रहना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, रिजल्ट चाहे जो भी हो। तो ऐसे मीन राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। आज बात करेंगे कि कैसा रहेगा अगस्त का महीना मीन राशि के जातकों के लिए। तो स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि आप लोगों की शिकायतें आती हैं कि मैडम हमारे जो बाकी राशियां हैं उनके वीडियोस आप बनाती नहीं हैं। तो लगभग सभी राशियों के वीडियोस मैं बनाती हूँ और आप तक इसलिए नहीं पहुँचते हैं क्योंकि आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतला दूँ कि ये जो मैं फोरकास्ट कर रही हूँ ये मीन राशि और मीन लग्न दोनों के लिए। इसका मतलब ये है कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 12 लिखा है तो आपका मीन लग्न है, या फिर आपके चार्ट में जहाँ कहीं भी 12 लिखा है अगर वहाँ चंद्रमा है तो आपके मीन राशि है। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो पहले ही घर में आपकी मीन राशि है और उसमें राहु बैठे हुए हैं। देखिए, जहाँ आपकी राशि है, हम ये चंद्र राशि है, इसका मतलब चंद्रमा वहाँ स्थित है। तो जब चंद्रमा पर राहु होंगे, राहु का गोचर होगा, राहु स्थित होंगे उस घर में, तो उसको हम ग्रहण दोष मानते हैं। अब चंद्र बेचारा सीधा साधा, चंद्र यानी मन और राहु यानी छल कपट। तो दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये कि फर्स्ट हाउस हमें खुद को सिंबलाइज करता है, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को, हमारे कर्मों को, और हम किस प्रकार के इंसान हैं उसको सिंबलाइज करता है। अब अगर मन पर राहु हो तो मन को पहली बात भ्रमित करेगा। दूसरी बात ये कि राहु मतलब धुआं, तो आपको अननेसेसरी फियर्स रहेंगे कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, और आप ऐसे डर में जिएंगे जो कभी एग्जिस्ट ना करते हैं ना कभी करेंगे। उसके चक्कर में ऐसे कल के डर में, जो कल बुरा हो जाएगा, एक्चुअली वो कभी होने वाला नहीं है, उसके लिए अपना आज खराब कर रहे हैं। तो उन डरों से बाहर निकल जाइए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, राहु जब फर्स्ट हाउस में होगा तो आपको समझाएगा भैया साम दाम दंड भेद 4 नीतियाँ किस लिए बनी है? काम करना है ना, कैसे भी कर जाओ, काम होना चाहिए। लेकिन नहीं जी, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि राहु जी तो करवा करके निकल जाएंगे, बाद में फंसेगा कौन? आप। इसलिए अगर मन में कोई ऐसा विचार आता है तो बहुत 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 स्ट्रिक्टली उस विचार को अपने मन से हटाइए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो इसके परिणाम फिर आप भोगेंगे। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरा घर आपका, दूसरे घर में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल है, और दूसरा घर आपका कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का घर है, आपके भोजन का घर है और आपके धन के संचय का घर है। और मंगल बैठे हुए हैं बहुत सुंदर स्थिति में तीसरे घर में बृहस्पति के साथ। तीसरा घर पराक्रम का घर है। इसका मतलब ये कि पराक्रम से, मेहनत से धन संचय होगा। और क्योंकि यहाँ बृहस्पति हैं मंगल के साथ, मंगल के मित्र हैं, तो जो धनागमन होगा वो पराक्रम के अलावा छोटे बहन भाइयों से होगा, पड़ोसियों से होगा, मित्रों से होगा, छोटी यात्राओं से होगा। तो ये जो, और इनके साथ आपके संबंध सुधरेंगे। अभी इनके साथ आपके जिस तरह के भी जो पहले अनबन हो गई थी या कुछ डिफरेंसेस थे, एक तो इन लोगों के साथ संबंध सुधरेंगे। दूसरी बात ये कि धन का संचय जो होगा वो आपकी अपनी मेहनत से, छोटी यात्राओं से, और आपके परिवारजनों का, आपके छोटे बहन भाइयों का, पड़ोसियों का उसमें सहयोग रहेगा। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर आपका पराक्रम भाव है जिसमें वृष राशि बैठी है जिसके स्वामी शुक्र हैं। और इस राशि में यानी इस घर में, तीसरे घर में आपके बृहस्पति और मंगल बैठे हैं, 2 मित्र। बहुत सुंदर स्थिति है। मंगल बहुत सुदृढ़ स्थिति में है, इस समय आपको जबरदस्त लाभ देंगे।
और आपकी जो ऊर्जा खत्म हो गई थी आपको री एनर्जाइज करेंगे, भर देंगे शक्ति, भर देंगे उत्साह, भर देंगे पराक्रम। मंगल कौन है? सेनापति है ना, तो जो हमेशा उत्साह से परिपूर्ण है। और साथ में बृहस्पति जो गाइड करेंगे और गाइड परफेक्ट करेंगे। और सबसे सुंदर स्थिति है कि इन दोनों की जो पूर्ण सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है, तो भाग्य साथ देगा, पराक्रम से ही देगा, सद्बुद्धि से देगा, लेकिन भाग्य साथ देगा। बात करें चौथे घर की, अच्छा तीसरे घर में केतु की नवम दृष्टि है। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे, उनकी नवम दृष्टि है। तो केतु यानी विरक्ति, केतु यानी विच्छेद, केतु यानी आध्यात्मिक। तो क्या होगा कि आपको अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट होगा। आप कहेंगे मैडम उल्टी बात कर रही है, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट कैसे होगा? तो आप मोह रहित होकर के इस समय काम करेंगे। आप सोचेंगे अरे छोड़ो मेहनत करते हैं, फिर जो होना होगा देखा जाएगा, रिजल्ट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। आपने गीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पर आप गीता के उसूल पर चलेंगे। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध है। चौथा घर आपका भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता का घर है। और बुध इसके स्वामी होकर के छठे घर में बैठे, जो कि उसका नेचुरल घर है, क्योंकि जो छठा घर है उसके नेचुरल ओनर है बुध। तो अपने नेचुरल घर में बैठे, वो भी सूर्य के साथ। बुध यानी राजकुमार, सूर्य यानी राजा। तो राजकुमार जब राजा की गोद में होगा, उससे सुंदर स्थिति कहाँ है? सूर्य 16 तारीख से आपके इस घर में आएंगे, छठे घर में, और 22 तारीख तक बुध रहेंगे। बहुत सुंदर स्थिति है। छठा घर आपके डेली रूटीन का घर है, हालांकि रोग ऋण शत्रु का भी घर है। ये रोग ऋण शत्रु का भी घर है। तो सुख का स्वामी जब रोग ऋण और शत्रु के घर में बैठा हो, तो ऐसा कहते हैं सॉफ्ट ग्रहों का यहाँ होना अच्छा नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो सूर्य के साथ है और शुक्र भी यहाँ पर है और इस घर का नेचुरल ओनर है, तो आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन लाएगा। आपके डेली रूटीन में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आएगा, एक ऐसा चेंज जिसे आप बहुत दिनों से लाने का सोच रहे थे। एनर्जी दौड़ेंगे। अब आप जो आप लेटे हुए थे ना, सुस्त हो गए थे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए आपको लग रहा था अरे छोड़ो ना, कुछ हो तो रहा नहीं, हम क्यों मेहनत करें, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो हम क्यों मेहनत करें, क्यों हमें फालतू के लफड़ों में पड़ना है। लेकिन अभी आप देखिएगा कि ट्रांजिशन आएगा इस घर में। और क्योंकि इन तीनों ग्रहों की दृष्टि छठे घर से आपके पूर्ण दृष्टि 12वें घर पर है, जहाँ शनि वक्री हो रहे हैं, तो क्या होगा? विदेश से लाभ, बाहर की चीज़ों से लाभ, बाहर के लोगों से लाभ, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में लाभ। बात करें आपके 5वें घर की, तो 5वें घर में 15 तारीख तक सूर्य रहेंगे। या कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा है। देखिए चंद्रमा के घर में सूर्य का होना बहुत अच्छा है। चंद्रमा को सूर्य प्रकाशित करते हैं, और वैसे भी 5वें घर में सूर्य का होना बहुत अच्छा मानते हैं। तो संतान से सुख, संतान को सुख, विद्या में सुख। आप कुछ एजुकेशन में आगे करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इस समय बहुत अच्छा समय है। वैसे भी अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, वकालत से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, जेल आदि से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं, तो या अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसके लिए ये समय अच्छा है। क्योंकि वैसे भी तीसरे घर में इन तीनों सूर्य, बुध और शुक्र की जो दृष्टि है वो 12वें घर पर, और वहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं। 12वां घर आपका विदेश का घर है, खर्चे भी होंगे क्योंकि ये व्यय का भी घर है। बात करें छठे घर की, तो छठे घर जो आपका रोग ऋण और शत्रु का घर है, मैं आप ऑलरेडी बतला चुकी हूँ कि 3 ग्रहों का जमावड़ा इस समय यहाँ पर है। 16 तारीख से आएंगे सूर्य छठे घर में, बुध 22 तारीख तक रहेंगे और शुक्र 24 तारीख तक रहेंगे। तो ये जो समय है 16 से 24 तक का, ये समय ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाएगा। ये जो चेंज है ये इस तरह का होगा कि जो आपसे ही काम करवाएगा, आपको प्रेरित करेगा अपनी लाइफ में एक ऐसा चेंज लाने के लिए। रूटीन में चेंज, आपके वर्क में चेंज, आपके जॉब डायरेक्शन में चेंज, जो कि एक प्रोग्रेसिव वे में आपको आगे लेकर के जाएगा। बात करें यहाँ पर वैसे भी मंगल की चौथी दृष्टि है, तो छठे घर में क्रूर ग्रहों का होना या क्रूर ग्रहों की दृष्टि का होना शत्रुहंता मानते हैं। प्रबल शत्रुहंता, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु है ना, तो अचानक कोई बीमारी, अचानक कोई प्रॉब्लम, अचानक कोई झटका देता है, तो उसके लिए अपना डेली रूटीन अच्छा रखिए, वॉक कीजिए, खाने का बहुत ध्यान रखिए, और अगर कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो उसको रेगुलरली लीजिए। बात करें 7वें घर की, तो 7वें घर में केतु है, यहाँ कन्या राशि है जिसके स्वामी बुध हैं। तो आपके चौथे और 7वें घर का स्वामी इस समय बैठा हुआ है छठे घर में, और उसके बाद 22 तारीख के बाद वो वक्री होकर के 5वें घर में जाएंगे। तो यहाँ पर केतु का होना 7वें घर में बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे कि मैंने कहा केतु विरक्ति का कारक है,
केतु अलगाव का कारक है, केतु अध्यात्म का कारक है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो थोड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे, ईश्वर की तरफ जाएंगे, उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे और आपके भी इंट्यूशंस स्ट्रांग होंगे। लेकिन ये समय ऐसा है जब थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में संभल के रहने की ज़रूरत है। बात करें आपके 8वें घर की, तो 8वें घर का स्वामी 6ठे घर में बैठा हुआ है 24 तारीख तक। 25 तारीख से जब शुक्र आ जाएंगे 7वें घर में, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। लेकिन 6ठे का स्वामी जब 8वें का स्वामी जब 6ठे में होता है तो उसको कुछ हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानते हैं, क्योंकि 8वां घर हमारा पाताल लोक है, 8वां घर रंध्र है ना। तो 8वां घर ऑकल्ट का घर है, हमारे रहस्य का घर है, अबूझ ज्ञान का घर है। तो 8वें का स्वामी जब 6ठे घर में होता है तो थोड़ा सा आपको अगर डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या और कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करें 9वें घर की, तो 9वें घर में वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी मंगल है, ये भाग्य भाव है, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। और देखिए बाकी कुछ कितना भी खराब हो, भाग्य भाव अगर अच्छा है तो सब अच्छा है, क्योंकि अगर भाग्य साथ देता है तो बहुत अच्छा है। तो मंगल जो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं वो तीसरे घर में बैठ के पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं। और यहाँ बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि है, मंगल की भी 7वीं दृष्टि है और साथ में राहु की 9वीं दृष्टि है। तो अचानक भाग्योदय, अचानक भाग्योदय, आपके भाग्य में अचानक कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। हालांकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल मेहनत और बृहस्पति सद्बुद्धि, तो आप सद्बुद्धि से मेहनत करेंगे, उसका डेफिनेटली रिजल्ट होगा। लेकिन जब आप हार चुके होंगे, थक चुके होंगे, तब अचानक रिजल्ट मिलेगा। ये पिता का भी घर है, आपका गुरु का घर है, पिता और गुरु से आशीर्वाद मिलेगा। बात करें आपके 10वें घर की, तो 10वें घर में धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति आपके तीसरे घर में पराक्रम में बैठे हैं। तीसरा आपका 10वां घर कर्म का घर है, पिता का घर है, राज्य का घर है। तो जब तीसरे घर में दशम का स्वामी बैठा हो, और वैसे भी मंगल वहाँ से अपनी अष्टम दृष्टि से दशम घर को देख रहे हैं, तो मंगल हालांकि दशम में उच्च के होते हैं और यहाँ मंगल की दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। तो आप कुछ ऐसा पराक्रम करेंगे, कुछ ऐसा कर्म करेंगे जिससे आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। वैसे भी यहाँ की राशि का स्वामी पराक्रम भाव में बैठा है, तो कुछ ऐसा होगा आपके वर्क प्लेस पर जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एक प्रोग्रेसिव चेंज आपको इस समय मिलेगा। बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वें घर में मकर राशि जिसके स्वामी शनि 12वें घर में बैठे। 11वां घर आपका लाभ का घर है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। और यहाँ पर सबसे सुंदर चीज़ ये कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। शनि और बृहस्पति मित्र हैं, और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है उसको अमृत दृष्टि कहते हैं। तो इससे में कोई इच्छा पूर्ति होगी और ज़बरदस्त लाभ होगा, धन लाभ भी आपको होगा। 12वें घर में क्योंकि 11वें घर का स्वामी बैठा है और वक्री हो रहा है, तो शनि जब 12वें घर में होते हैं तो 12वां घर हमारे व्यय का घर है। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होंगे जो आपने पहले कहीं अवॉइड किए थे, और जब ये वक्री होंगे तो फर्स्ट हाउस के भी रिजल्ट्स आपको देंगे। जब फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स देंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने एज इंडिविजुअल कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं, उसकी तरफ शनि आपको लेकर के जाएंगे और आपसे कहेंगे भैया देखो एक बार पुनर्विचार करो, कहाँ कहाँ क्या क्या गलत करके आए हो उसको सुधार लो, क्योंकि उसको सुधारे बिना आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो कुल मिलाकर के ये है मेरा रीडिंग आपके अगस्त महीने के लिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। राहु फर्स्ट हाउस में जब तक है तब तक दुर्गा पूजा ज़रूर से कीजिए। हो सके तो अपने सिरहाने कपूर रखिए, घर में 2-4 जगह कपूर रखिए। उससे क्या होगा कि घर की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, और अपने सिरहाने कपूर रखने से जो आपका अपना थॉट प्रोसेस है, आपकी जो चिंताएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। शनि 12वें भाव में है, फर्स्ट हाउस के घर रिजल्ट देने वाले वक्री है, तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए। ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर से करनी चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। ऐसे एक वीडियो के लिए फिर मिलते हैं अगले महीने। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।